फाइनली हमें कुछ देखने को मिला। मैं जैक स्नाइडर के आर्ट वर्क का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी इनकी मूवीज को डायरेक्ट करने का क्या तरीका है, इनका क्या स्टाइल है, वो भी मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया है। मगर आज हम उस कलाकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो करीबन 4 सालों से हमारे बीच में आने के लिए बेकरार थी, अपनी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। और आज हम इस ट्रेलर वीडियो को डिकोड करने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या हमें दिखाना चाह रही है। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो हमें सबसे पहले ट्रेलर में सुपरमैन की चीख देखने को मिलती है, सुनने को नहीं मिलती। इसकी चीख इतनी ज्यादा जोरदार है कि इस साउंड बैरियर तक को तोड़ रही है। और इस बात को मैं यकीन से सिर्फ इसीलिए कह सकता हूं कि जब अपने फाइटर जेट साउंड बैरियर को तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है। खैर, अब जहां बात रही इस सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो ये 1995 का लीसा गेरार्ड का सैलॉन म्यूजिक है। अब इस बैकग्राउंड म्यूजिक की खास बात यह है कि ये आपको थोड़ा सा रिलीजियस वाइब भी देता है। और हम सब ये बात जानते हैं कि पूरे स्नाइडरवर्स की नींव ही तो सुपरमैन को ऐसा गॉड की तरह दिखा के की गई थी। सुपरमैन अपनी इस यूनिवर्स में ऐसा गॉड की तरह दिखाया गया है कि ये जितना पावरफुल है वो गॉड तो नहीं है, मगर गॉड से कम भी नहीं है। और डीसीयू भी तो अपने थियोलॉजी को लेकर बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है। इनके सुपर हीरोज की कोई छोटी मोटी पावर्स नहीं होती। खैर, अब इसके ईश्वर के मरने के बाद उसकी मरने की चीख इतनी तेज थी कि पूरे समुद्र, आसमान, जमीन और सारे संसार को यह बात पता चल चुकी है कि ईश्वर अब मर चुका है। उसके बाद हमें बैटमैन का नाइटमेयर सीक्वेंस पार्ट 2 का भी हमें थोड़ा सा ग्लिम्स भी देखने को मिलता है, जहां ब्रूस वही अपनी बातें कर रहा है कि मुझे एक सपना आया था, जैसे कि कोई एक चेतावनी हो कि हमला होने वाला है। उसके बाद हमें पोस्ट एपोकलिप्टिक गॉथम शहर का भी थोड़ा सा झलक देखने को मिलता है, जहां डार्क साइड की शिप अर्थ के कोर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रही है। अब इस बात को मैं इतना ज्यादा सब्सटैंशियल तरीके से क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि बैक इन द डेज जस्टिस लीग का स्नाइडर कट वाला बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी बोर्ड लीक हो चुका था, जहां पे बैटमैन और उसकी सर्वाइविंग जस्टिस लीग के टीम मेंबर्स और उसके आर्मी ऑफ रेबल्स के साथ वे वेन मैनर में जाने की कोशिश करते हैं, जहां पे ब्रूस डिप्रेसिंग और सीरियसनेस के साथ आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, वी नीड टू गेट इनसाइड देयर बिफोर नाइट ही इज कमिंग। जिससे हम ये भी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली में हुआ है। भले ही फ्लैश इसे बाद में अपनी स्पीड फोर्स उससे ठीक कर दे, मगर ये रियलिटी टेक प्लेस करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर ये मेंशन भी है 5 years later। कोई डिनायल नहीं है इस बात में। फिर उसके बाद हमें डायना देखने को मिलती है, जो इस समय एंशिएंट एल्से ऑफ क्रीट में है, अपने ट्रेडिशनल श्राइन ऑफ अमेज़न एरो के साथ, कि उसे संदेश मिल चुका है कि जंग का आगाज हो चुका है। फिर उसके बाद इनके इसी कपड़ों से ये बात हम पता लगा ही सकते हैं कि इसने वहां से ही तुरंत डार्क साइड की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहा। और इधर आपने एक बात गौर की, डायना जब डूम्सडे के साथ लड़ रही थी तो उसे डर नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि वो उससे लड़ते समय हंस रही थी। लेकिन यहाँ वो इसे देख के ही, डार्क साइड को देख के ही टेरिफाइड लग रही है, डरी हुई है कि उसने कुछ बहुत ही भयानक हॉरर उसने देख लिया। फिर उसके बाद हमें डार्क साइड के उसके डिसाइपल्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आता है, जहां अगर हम फ्रंट पे ध्यान दें तो आपको रियलाइज होगा कि ये स्ट्रांगली और मोस्ट प्रोबेबली ये अर्थ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे बगल में हमें बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं और राइट साइड में वो एक्सट्रैक्शन वाला सीन भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिसोर्सेज जमीन से खींची जा रही हैं। और डार्क साइड अपने ही प्लेनेट पे ऐसा क्यों करेगा? फिर अगर हम डार्क साइड को सामने से देखें तो हमें उसके बैकग्राउंड में दोनों डिसाइपल्स यानी दोनों चेले देखने को मिलते हैं। पहला लेफ्ट साइड में जो डिसार्ड है, जो कैप्चर्ड विक्टिम्स को टॉर्चर करने में माहिर है। फिर उसके बाद राइट साइड में ग्रैनी गुडनेस है, जो बच्चों को कैप्चर करके उन्हें अपने लॉर्ड डार्क साइड के लिए ट्रेन करती है। मगर इधर ग्रैनी गुडनेस ऐसे देखने को मिल रही है कि वो पैराडूमेंस की लेफ्टिनेंट इंचार्ज है, मतलब कि वही उन्हें ऑर्डर करती होगी कि कहां जाना है, किसके साथ जाना है और क्या करना है डार्क साइड के बिहाफ पे। मगर इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि डार्क साइड की आंखें पहले से भी और ज्यादा ग्लो कर रही हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले हालेलुया वाला टीजर देखा होगा तो उसमें भी डार्क साइड पहले ही फ्रेम में दिखता है, आंखें ग्लो करती हैं, मगर इतनी ज्यादा ग्लो नहीं करती हैं, जिससे हम स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी ये भी बना सकते हैं कि इसने अभी ही किसी को मारा है, क्योंकि डार्क साइड कभी सजा नहीं देता है, सीधा फैसला करता है। उसके बाद हमें स्टेपनवुल्फ देखने को मिलता है, जो अपने आका से वादा कर रहा है कि यह दुनिया गिरेगी, मतलब कि अर्थ। और जो इसका पहला फ्रेम हमें देखने को मिलता है, वहां डार्क साइड एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है। वो कुछ बहुत ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक इंटरगैलेक्टिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहा है, जो कि बहुत ही हद तक किसी टूम्बस्टोन की तरह नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये भी एक बात ध्यान दो कि इस सीन में स्टेपनवुल्फ ने अपना हेलमेट पहना हुआ है, मगर इसके ठीक नेक्स्ट ही फ्रेम में इसका हेलमेट नहीं रहता और उसका बाकी बॉडी अटायर भी इससे उतर रहा है। मतलब कि इस सीन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसका एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट देने का तरीका है जंग पे जाने से पहले। उसके बाद हमें स्टेपनवुल्फ थमस्कैरा में लड़ते हुए दिखता है और यहाँ पे वो अमेज़न्स को मार रहा है जान से, जो हमें पूरे फुल फ्रेम में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है, ब्रूस के कहने के बाद कि आई नीड वॉरियर्स, उसे योद्धाओं की जरूरत है। और ठीक इसी सीन के बाद अगर आपने ध्यान दिया तो हमें डायना फिर से उस लंदन सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में देखने को मिलती है, जहां पे उसने सबको बचाया था। आई मीन सबकी जानें बचाई थी इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से। मगर मेन बात यहाँ पे ट्रेलर में ये हुआ कि ये एक्सप्लोजन फट गया बिल्डिंग के अंदर, जो हमें कभी भी मूवी में नहीं देखने को मिला था। अब देखो इधर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि डायना के कंगन
गन खनकाने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, मगर ये कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो गया क्योंकि ठीक इसके पीछे उसी फ्लोर पे बच्चे भी थे। मगर यहाँ पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बच्चे बच गए, क्योंकि इसके पहले हालेलुया वाले ट्रेलर के बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग में छेद आपको देखने को मिलेगा, मगर सब मुस्कुरा रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, मगर ब्लास्ट हुआ जो वेडन ने हमको नहीं दिखाया था। ये अच्छा बात नहीं किए हैं आप। फिर उसके बाद हमें आर्थर और स्टेपनवुल्फ की अंडर वाटर फाइट भी देखने को मिलती है, मगर उसके ठीक बाद हमें साइबॉर्ग हमले के लिए तैयार नजर आता है और ठीक एक साथ तीन वेपन्स इक्विप्ड करके। और अगर हम इस सीन के कलर ग्रेडिंग पे ध्यान देंगे तो इस सीन का सिनेरियो से हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये भी मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ वाला सीन हमें नजर आ रहा है। और अगर हम इस सीन को फिर से स्टोरी बोर्ड की तरफ जाके देखेंगे तो इस सीन में साइबॉर्ग के चीथड़े उड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इधर यहाँ तो अभी ठीक है। मतलब कि इस नाइटमेयर सीन वाले सिनेरियो में भी एक बहुत बड़ी फाइट हमें देखने को मिलेगी जहां साइबॉर्ग लड़ते लड़ते ऑलमोस्ट एकदम अधमरा हो चुका होगा। फिर उसके बाद हमें अल्फ्रेड वाला वही डायलॉग सुनने को मिलता है जो ब्रूस से ही वो कह रहा होगा कि तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारी टीम मजबूत है? अगर तुम उस चार्जिंग बुल को नीचे नहीं ला सकते हो तो उसके सामने लाल कपड़ा मत लहराओ। और यहाँ पे इस बात का डायलॉग का रेफरेंस तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि चार्जिंग बुल को स्टेपनवुल्फ से डिनोट किया जा रहा है और लाल कपड़े को सुपरमैन से। और अगर आप इस सीन को थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आपको इधर स्टेपनवुल्फ की आंखें और भी ज्यादा नीली नजर आएंगी, जो कि इससे पहले हमें कभी भी नजर नहीं आई थी किसी भी फाइट सीन में, जिससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़ने के लिए बूम ट्यूब से और भी पावर ले रहा है। और यहाँ इस सीन में सब असमंजस में है कि क्या सुपरमैन भी इसे हरा सकता है कि नहीं। और ठीक इसी सीन के बाद हमें सुपरमैन का होलोग्राम देखने को मिल रहा है जो साइबॉर्ग प्रोजेक्ट कर रहा है। और ये सीन ठीक उसी समय का है जब पूरी टीम ये डिसाइड करती रहती है कि सुपरमैन को जिंदा करना है कि नहीं, उसे जिंदा करने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि उसे अल्टीमेटली सुपरमैन को तो जिंदा करना ही पड़ता है। उसके बाद हमें एक और भी सीन देखने को मिलता है जहां डार्कसाइड की सेना अपने शिप्स के साथ वापस जा रही होती है। उसके बाद हमें यंग डार्कसाइड को भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैशबैक वाला सीन का रेफरेंस दे रहा है जहां डायना ने इस जस्टिस लीग वाली मूवी में बताया था। इन सब के बाद एक इंटरेस्टिंग सा सीन और भी हमें देखने को मिलता है जो कि विक्टर स्टोन वाला ये सिमुलेशन है, जो कि काफी हद तक क्लाइमेक्स वाले सीन से जुड़ाव रखता है, क्योंकि जैक स्नाइडर ने ही अपने पोस्ट में ये बात बताई थी कि मूवी के क्लाइमेक्स में यूनिटी को अलग करते समय ये सिमुलेशन नजर आता है। फिर उसके बाद फ्लैश की स्टोरी में भी हमें और एक्सपोजर देखने को मिलता है जहां वो अपने लव इंटरेस्ट आयरिस वेस्ट को बचाते हुए नजर आता है। और अगर आपने इस सीन पे थोड़ा सा और ध्यान दिया होगा तो आपको नजर आएगा कि बैरी इधर नंगे पैर आया है, जो कि हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते उसके जूते जल गए हो और फिर उसने अपने सुपर सूट पे और काम करना शुरू कर दिया हो। और फिर इसके बाद मूवी का एक और एक्स्ट्रा सीन यहाँ पे ये भी नजर आता है जहां बैटमैन स्टेपनवुल्फ के पीछे पैराडीमन से हिट ले रहा है जब डायना स्टेपनवुल्फ से सामने की तरफ लड़ रही होती है। और पूरे मूवी के इस सीन के दौरान मैंने फिर से नजर डाल के देखा तो बैटमैन का ये वाला सीन तो मूवी में है भी नहीं। और उसके बैकग्राउंड में जोनाथन केंट का मैन ऑफ स्टील वाला डायलॉग भी चलता है जब वो अपने बेटे क्लार्क को अपनी जिंदगी का मकसद खोजने के लिए कहता है कि तुम्हें अपनी इस धरती पे किसी मकसद से भेजा गया है और अगर तुम्हें अपने मकसद के लिए पूरी जिंदगी लगा देनी पड़े तो खोजो उस मकसद को। और ठीक इसी सीन के बाद हमें सुपरमैन का ब्लैक सूट और उसके हाथों से उसकी ओन मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए स्टोन्स उड़ते हुए भी नजर आते हैं, ठीक जैसा हमें मैन ऑफ स्टील के सबसे पहले फ्लाइट सीक्वेंस में देखने को मिला था। और जहां ये सुपरमैन अभी इस समय फ्लाइट के लिए तैयार है, हो सकता है कि ये किसी ग्रेवस्टोन पे खड़ा हो, मगर ये बात कंफर्म नहीं है। और अगर हम अपनी पहली फ्लाइट सीन को इस फ्लाइट सीन से कंपेयर करें तो हम इस सुपरमैन की फ्लाइट सीन को 2.0 भी कह सकते हैं, जहां सुपरमैन फिर से अपने आप को एक्सपीरियंस करेगा कि वो कौन है, क्या मकसद है उसका, किस वजह से वो यहाँ पे है। फिर हमें इस ट्रेलर का सबसे आई कैचिंग वेपन देखने को नजर आता है अपना बैट टैंक, जिसे जैक स्नाइडर वॉर मशीन कह के बुलाते हैं। मतलब कि इस मूवी में 3 बैटमैन के व्हीकल्स हमें देखने को मिलेंगे, पहला नाइट क्रॉलर, फिर बैटमोबाइल, फिर बैट टैंक, में भी और भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर हम अपने इसके बाद यूनिटी वाला सीन को देखें तो जहां साइबॉर्ग के झटके लगते हैं जिसकी वजह से उसे सिमुलेशंस देखने को मिलते हैं और उसके पीछे फ्लैश उसे पकड़ के चीजों को अंडू करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपने इस सीन की फ्रेमिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैमरा एंगल सामने की तरफ से फ्लैश की ओर ना जाके वो सीधे विक्टर की आंखों की तरफ जूम इन हो रही है। अब चाहे तो इधर 2 बातें हो सकती हैं, पहला तो इसे अपने फैमिली वाला सिमुलेशंस देखने को मिल सकते हैं या फिर ये डार्क साइड से सीधे कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर आपने जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स एनिमेटेड मूवी देखी है तो आपको ये बात पता ही होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूं, क्योंकि डार्क साइड को जस्टिस लीग के बारे में साइबॉर्ग के थ्रू ही पता चलता है उसकी आंखों में से, मगर फिर भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अगर आप ट्रेलर के थोड़ा और आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैश अपनी स्पीड फोर्स वाली टाइम ट्रेवल पावर से सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ अगर आप फ्लैश को छोड़ के उसके आसपास के बाकी सारे एनवायरमेंट को देखें तो सारी चीजें वापस रिवर्स में जा रही हैं, जैसा वो पहला हुआ करती थी। पूरा ब्लास्ट वापस रिवर्स में जा रहा है, पूरी सारी रोड्स ठीक हो रही हैं एंड सो ऑन। मतलब कि यहाँ तो ये बात कंफर्म हो गई है कि
कि फ्लैश अपनी टाइम ट्रेवल वाली स्पेशलिटी का प्रदर्शन करेगा, मगर कितनी बार करेगा ये भी एक सरप्राइज ही है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक बैटल वाले सीन से कुछ और भी एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलते हैं और फिर अपना धरती का महाबली सुपरमैन स्टेपनवुल्फ की बजाते हुए नजर आता है। मगर फिर भी ये सारी इतनी चीजें मेरे ट्रेलर का कोई भी फेवरेट पार्ट नहीं थी जब तक इन्होंने जोकर को इंट्रोड्यूस नहीं किया। और अगर हम इधर अपने विजुअल मीडियम पे ध्यान दें तो हमें यहाँ जोकर में कोई भी टैटूज देखने को नहीं मिलते, जैसा हमें सुसाइड स्क्वाड के जोकर में देखने को मिले थे कि उसने अपने चेहरे पे भी टैटूज करा के रखे हुए थे, मगर इधर नहीं है। और सुसाइड स्क्वाड रिलीज हुई थी जस्टिस लीग से भी पहले, तो हो सकता है कि उसने अपने टैटूज हटवा दिए हो, रियलिटी बदल गई हो, या फिर बात कुछ और ही सीरियस है। क्योंकि डीसीयू का जोकर प्रिंस ऑफ गॉथम है, वो हमेशा स्टाइल में टिप टॉप नजर आता है, लेकिन इधर क्या हुआ कि उसका फैशन उसने अपना छोड़ दिया। क्योंकि ये भी बात है कि ये पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है जहाँ पे सारी चीजें उथल पुथल हो चुकी हैं। बैटमैन को और लोगों की जरूरत है और उसे उन लोगों के साथ भी काम करना पड़ रहा है जिसके साथ वो कभी दुश्मनी रखा करता था। और यहाँ पे बैटमैन के हल्की सी मुस्कान के साथ साथ उसके पीछे साइबॉर्ग भी खड़ा है, मगर यार खाली इसका 5 सेकंड का प्रेजेंस पूरा माहौल बना दिया। और हाँ, जोकर यहाँ पे पुलिस के वेस्ट और गन्स भी लेके खड़ा हुआ है जिसे वो अपनी ट्रॉफीज की तरह एक्सेप्ट करके रखा रहता है। अब बहरहाल ये सारी चीजें तो मेरी नजर में आई देखने को, इसके अलावा और भी कुछ सारी चीजें हो सकती हैं जो मैंने मिस कर दी गई हूँ या फिर छूट गई हूँ, तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, आगे ऐड कर देंगे। और कैसा लगा आपको ये ट्रेलर देखने के बाद उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स से जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।